भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया है। चाइना कोविड के खतरों को कम बता रहा है और अमेरिकी कांग्रेस टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। दोनों देशों के बीच विवादित सीमा पर पिछले हफ्ते भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक और झड़प हुई थी। ये भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ। यह इस सीमा के साथ है जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है। तवांग राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान है। हालांकि भारत ने 1950 के दशक से इस क्षेत्र को नियंत्रित किया है, फिर भी चीन अभी भी इस पर दावा करता है। तिब्बत की सीमा पर तवांग भारत में सबसे बड़े बौद्ध मठ का स्थल है। ये पिछले दलाई लामा का जन्म स्थान है और 1959 में वर्तमान दलाई लामा चीन से बाहर निकलने के लिए तवांग से भाग गए। दरअसल हर बार जब दलाई लामा तवांग जाते हैं, जैसा कि उन्होंने 2017 में किया था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसे लेकर परेशान हो जाती है। हालांकि सच कहें तो दलाई लामा के कुछ भी करने पर सीसीपी परेशान हो जाती है। दलाई लामा ने पिज्जा खाया। स्पष्ट रूप से ये तिब्बती अलगाववादी चीन इटली संबंधों को कमजोर कर रहा है। तो तवांग में सीमा संघर्ष के दौरान क्या हुआ? भारतीय और चीनी सैनिकों ने स्पष्ट रूप से मुट्ठी क्लब और स्टन गन का इस्तेमाल किया और दोनों पक्षों के सैनिक घायल हो गए। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया और एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जबकि चीनी सेना ने कहा कि चीनी पक्ष नियमित गश्त कर रहा था और यह भारतीय सेना थी जिसने अवैध रूप से सीमा पार की थी। और चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने भारत पर अपने सीमा दुस्साहस के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। आपको इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सौंपना होगा। यह एक क्लासिक चाल है। दूसरे पक्ष पर आरोप लगाएं कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह चीन है जो भारत के साथ विवादित सीमा पर अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करता रहता है। पुलों और राजमार्गों की तरह सीमा पर एक नई स्थायी सैन्य चौकी का उल्लेख नहीं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यथास्थिति को एकतरफा रूप से बदलने को लेकर चिंतित है, जबकि पार्टी पड़ोसी देश नेपाल में धीरे धीरे दावा कर रही है और सीमा पार अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत का सीमा दुस्साहसवाद है जो यहाँ समस्या है। और अब सीसीपी के एक अलग प्रकार के हमले के परिणाम के बारे में। मैनचेस्टर में वाणिज्य दूतावास के 6 चीनी राजनयिक ब्रिटेन से रवाना हो गए हैं। ये सभी वाणिज्य दूतावास के बाहर हांगकांग के एक प्रदर्शनकारी पर हमला करने में शामिल थे। अधिकारियों को चीन द्वारा वापस बुला लिया गया था, यूके द्वारा नहीं निकाला गया था। ब्रिटेन सरकार ने चीन से कहा था कि इन अधिकारियों को राजनयिक छूट के अपने अधिकार को माफ करने की जरूरत है ताकि मैनचेस्टर पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। अधिकारियों में से एक महावाणिज्य दूत झेंग जियुआन थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी के बाल खींचे थे। That's not true though, is it, Consul General? You pulled the man's hair. Yeah, the man is because he's abused my country, my leader. I think it's my duty. To pull his hair? Yeah, I think any diplomats, if faced to such kind of the behavior. पहले से कहीं अधिक अर्थहीन है। ये सीसीपी का सारांश है। मैं आपके बाल खींच रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। और आगे, क्यों चीन का कोविड डेटा पहले से कहीं अधिक अर्थहीन है। वापसी पर स्वागत है। चूंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जीरो कोविड नीति से लगातार पीछे हट रही है, चीन अब बिना लक्षण वाले कोविड मामलों को दर्ज नहीं करने जा रहा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक जन परीक्षण प्रणाली मूल रूप से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन किसी कारण से अधिकारियों की अभी भी अत्यधिक गलत संख्या जारी करने की योजना है कि कितने लोगों में लक्षणात्मक कोविड है। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब कहता है कि चीन का कोविड डेटा अर्थहीन है। लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक परीक्षण स्थलों पर जाने के बजाय घर पर रहें और अपना परीक्षण करें। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आधिकारिक संख्या ये बताए कि चीन में वास्तव में कितने लोगों में कोविड है। और कम्युनिस्ट पार्टी यही चाहती है। देखिए, पार्टी जानती है कि कोविड में भारी उछाल आने वाला है, लेकिन वे नहीं चाहते कि लोग घबराएं और फिर पार्टी को दोष दें।
तो प्रचार इस बारे में है कि कैसे सब कुछ नियंत्रण में है। राज्य द्वारा संचालित मीडिया इस बारे में बात करने से चला गया है कि कैसे लॉन्ग कोविड पश्चिम को तबाह कर रहा है, जहां चीन के शीर्ष श्वसन रोग विशेषज्ञ का कहना है कि ओमिक्रॉन संस्करण को सिर्फ कोरोना वायरस कोल्ड कहा जाना चाहिए। देखो, सब कुछ नियंत्रण में है। इस हफ्ते पीपुल्स डेली ने एक आधिकारिक संपादकीय प्रकाशित किया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 3 वर्षों में चीनी लोगों की रक्षा करने में कितना अच्छा काम किया है। इस तरह के रत्नों के साथ अभ्यास ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास अतुलनीय रूप से मजबूत नेतृत्व है और जब तूफान आता है तो चीनी लोगों की सबसे विश्वसनीय रीढ़ होती है। सीसीपी के पद छोड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन। क्या विरोध? चीनी लोग पार्टी से प्यार करते हैं। मुद्दा यह है कि जब तक लोग पार्टी और कॉमरेड शी जिनपिंग के इर्द गिर्द अधिक निकटता से एकजुट होते हैं, जीत अंततः वीर चीनी लोगों की होगी। मुझे यकीन है कि चीनी लोग विजयी महसूस कर रहे हैं। अब जबकि कोविड मेडिकल स्टाफ के रैंकों में सेंध लगा रहा है और बीजिंग में लोग अपना घर छोड़ने से डरते हैं, जबकि शहर भोजन और दवा की कमी से जूझ रहा है। याद रखें, कम्युनिस्ट पार्टी के पास सब कुछ नियंत्रण में है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी का कहना है कि चीन में कोविड का मौजूदा उछाल इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकारियों ने कोविड प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसके बजाय उनका कहना है कि सरकार द्वारा अपनी सख्त शून्य कोविड नीति को छोड़ने के फैसले से पहले ही चीन में कोविड-19 संक्रमण का विस्फोट हो रहा था और वो जीरो कोविड वास्तव में बीमारी को रोक नहीं रहा था। अच्छा, मैं चौंक गया हूँ। क्या ये संभव है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने दीवार पर इबारत देखी, ये जानती थी कि मामले फूटने वाले थे और जीरो कोविड को विफल मानने के बजाय अचानक अपनी नीति को खत्म करने का फैसला किया ताकि विशाल कोविड लहर के लिए कुछ और दोषी ठहराया जा सके? कुछ ऐसा जैसे सीसीपी विरोधी प्रदर्शनकारी जो कोविड प्रतिबंध हटाना चाहते थे? नहीं। और ब्रेक के बाद टिकटॉक के लिए यह एक कठिन सप्ताह रहा है। वापसी पर स्वागत है। इस हफ्ते आयोवा के गवर्नर ने टिकटॉक ऐप को राज्य के स्वामित्व वाले उपकरणों से प्रतिबंधित कर दिया। नॉर्थ डकोटा के गवर्नर ने भी कुछ ऐसा ही किया और अल्बामा और यूटा ने भी ऐसा ही किया। न्यूयॉर्क भी ऐसा ही करने पर विचार कर रहा है। ये सब जासूसी की चिंताओं के कारण है क्योंकि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस चीनी है। पिछले महीने एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चेतावनी दी थी कि चीनी सरकार टिकटॉक का उपयोग अमेरिकी उपयोगकर्ताओं पर डेटा संग्रह को नियंत्रित करने या प्रभाव संचालन के लिए ऐप का उपयोग करने के लिए कर सकती है। अब तक ये सभी कार्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए थे, लेकिन इस हफ्ते अमेरिकी सीनेट ने संघीय कर्मचारियों को अपने सरकारी स्वामित्व वाले उपकरणों पर टिकटॉक का उपयोग करने से रोकने वाला एक विधेयक भी पारित किया। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। सरकारी उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाना अमेरिकी सरकार के लिए सबसे आसान है, लेकिन अब सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने अमेरिका में टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। बिल को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अधिनियम द्वारा इंटरनेट निगरानी, दमनकारी सेंसरशिप और प्रभाव और एल्गोरिदमिक सीखने के राष्ट्रीय खतरे को टालना कहा जाता है। इसे असामाजिक सीसीपी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तुम्हें पता है, मैं कांग्रेस के सभी बेतुके संक्षिप्त शब्दों के लिए उनका बहुत मजाक उड़ाता हूं, लेकिन मुझे कहना होगा कि वो वास्तव में बहुत अच्छा है। अभी भी बेतुका है, लेकिन बहुत अच्छा है। बिल अमेरिका में टिकटॉक और बाइटडांस से सभी लेनदेन को ब्लॉक और प्रतिबंधित करेगा। यह 1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा जो चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा या वेनेजुएला के पर्याप्त प्रभाव में स्थित है या अमेरिका में काम कर रही है। हालांकि मुझे कहना होगा, मैं उत्तर कोरियाई सोशल मीडिया को लेकर उतना चिंतित नहीं हूं। उनका सबसे लोकप्रिय ऐप वास्तव में अमेरिका में कभी नहीं पकड़ा गया। इसे फूड फाइंडर कहते हैं। संबंधित खबरों में सुरक्षा चिंताओं को लेकर अमेरिका अधिक चीनी कंपनियों पर नकेल कस रहा है। कंपनियों में से एक YMTC है, जो एक प्रमुख चीनी चिप निर्माता है, जो एप्पल को आपूर्ति करने के लिए बातचीत कर रही थी। इन कंपनियों को इकाई सूची में रखा गया था, जिससे उनके लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाना कठिन हो गया है। और 23 अन्य कंपनियां, जिनमें चीनी और रूसी सेना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग किए जाने वाले उन्नत चिप्स की आपूर्ति करने वाली कंपनियां शामिल हैं, कठोर प्रतिबंधों से प्रभावित हुई। वे अमेरिकी तकनीक या सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से दुनिया में कहीं भी बने उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे, जो बहुत बड़ा है। और हांगकांग में बदलाव के लिए कुछ वास्तविक खुशखबरी। एक हांगकांग लोकतंत्र कार्यकर्ता ने उसकी अपील जीत ली, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से कहूंगी। चाओ हैंग तुंग पर आरोप लगाया गया था और पिछले साल तियानमेन नरसंहार के लिए लोगों को बुलाने के लिए एक अनधिकृत सभा को उकसाने के लिए सजा सुनाई गई थी। हांगकांग के एक न्यायाधीश ने यह कहते हुए सजा को उलट दिया कि चाओ ने जो किया वह अवैध नहीं था,
क्योंकि पुलिस के लिए पहली बार में सतर्कता पर प्रतिबंध लगाना कानूनी नहीं हो सकता था, जो कि बहुत अच्छी खबर है। हालांकि चाओ अभी भी हिरासत में है, क्योंकि वो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 2 और आरोपों का सामना कर रही है। मेरा मतलब है, यह अभी भी हांगकांग है। और अंत में आज न्याय की बात करते हुए FBI ने एक चीनी लोकतंत्र कार्यकर्ता का पीछा करने के आरोप में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। शियाओली वो बोस्टन में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक का छात्र है। उन पर एक महिला को धमकी देने का आरोप लगाया गया था, जो चीन में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए परिसर में पत्रक पोस्ट कर रही थी। यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार अक्टूबर के अंत में वू ने वीचैट, ईमेल और इंस्टाग्राम के माध्यम से संचार की एक श्रृंखला बनाई, जो उस पीड़ित की ओर निर्देशित थी जिसने फ्लाई पोस्ट किया था। अन्य बातों के अलावा वू ने कथित तौर पर कहा, और पोस्ट करो, मैं तुम्हारे कमीने हाथों को काट दूंगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। वे चाहते हैं कि विदेशों में चीनी लोग पार्टी के खिलाफ बोलने से डरें। लोगों को डराने की बात करते हुए वू ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कार्यकर्ता कहां रहती थी और सार्वजनिक रूप से अपना ईमेल पता पोस्ट किया ताकि अन्य लोग उसका ऑनलाइन दुरुपयोग कर सकें। और FBI के अनुसार वू ने चीनी पुलिस को लोकतंत्र के लिए कार्यकर्ता के समर्थन की भी सूचना दी ताकि वे उसकी और उसके परिवार की जांच कर सकें। वो अब अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने याचिका दायर की है या नहीं। दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। और यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी और बहुत कुछ। इसलिए मैंने इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया। जब मैंने इस साल फरवरी में साइन अप किया तो मुझे पता चला कि ऐसे दर्जनों डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। और इसका मतलब है कि कंपनियां मेरी निजी जानकारी खरीद और बेच रही हैं। इससे कंपनियों और सरकारों के लिए मुझे ट्रैक करना आसान हो जाता है। और इससे भी बदतर, क्योंकि वो डेटा अब उपलब्ध है, इसे हैक किया जा सकता है। इस वर्ष डेटा उल्लंघनों में वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी अब पहले से कहीं अधिक खतरे में है। सौभाग्य से इनकॉग्नी इन कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज तक इनकॉग्नी ने इनमें से 79 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण को पहले ही हटा दिया है, और भी बहुत कुछ प्रगति पर है। और मुझे साइन अप करने के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुप्त बस इसे संभालती है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इनकॉग्नी के साथ बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद।